Assalamualaikum students. So today we are going to study the 17th chapter of your textbook, and it's a poem, Personal Helicon, for Michael Longley by Seamus Heaney. So as far as the relation between Michael Longley and Seamus Heaney is concerned, they were very good friends, and this poem has been dedicated by Seamus Heaney to his fellow poet Michael Longley, and the meaning of the title of the poem, Personal Helicon, means personal helicon, जो personal मतलब एक experience जो पोइट को हुआ, सीमस हैनी को, कहाँ पे, हेलिकन। हेलिकन जो है वो एक माउंटेन है ग्रीक में, और वहाँ मतलब माना जाता है कि वहाँ से, उस माउंटेन से दो मतलब फाउंटेन्स वहाँ से बहते हैं और इस हेलिकन माउंटेन से। और ये जो सीमस हैनी है, ये कहता है कि मैं उन फाउंटेन से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, तो पर्सनली मैं वहाँ पे काफ़ी इंस्पायर हुआ और वहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसको ये पोइम लिखने के लिए। सो इसलिए इसने इसका नाम रखा पर्सनल हेलिकन। तो अबाउट हेलिकन यू कैन जस्ट फाइंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ दिस पेज। देयर इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि इस हेलिकन जो ये माउंटेन है, इसकी अहमियत क्या है, जो मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में इसकी अहमियत क्या है। अब इस पोइम के बारे में अगर हम कहेंगे, कमिंग बैक टू द पोइम, तो पहले ये पोइम मैं आपके लिए पढ़ूंगी एंड देन आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द पोइम इज़ ऑल अबाउट। सो पोइम को पढ़ने से पहले ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो सीमस हैनी है, ये आयरलैंड में रहते थे, एक मतलब गांव में, जहाँ पे बहुत सारे वेल्स, कुएं, इनके मतलब घर के इर्द गिर्द बहुत सारे कुएं पाए जाते थे। और ये जो पोइम है, ये भी इसने एक मतलब इसने ये जो पोइम है ज़्यादा इसमें वेल्स की बारे में इसने मतलब बात की है। सो विल जस्ट गो थ्रू द पोइम। As a child, they could not keep me from wells and old pumps with buckets and windlasses. I loved the dark drop, the trapped sky, the smells of waterweed, fungus and the dank moss. One in a brickyard with a rotted board top, I savored the rich crash when a bucket plummeted down at the end of the rope. So deep you saw no reflection in it, a shallow one under a dry stone ditch, fructified like any aquarium. When you dragged out long roots from the soft mulch, a white face hovered over the bottom. Others had echoes, gave back your own call with a clean new music in it, and one was scarcesome, for there, out of ferns and tall foxglows, a rat slapped across my reflection. Now to pry into roots, to finger slime, to steer big-eyed narcissus into some spring, in beneath all adult dignity, I rhyme to see myself, to set the darkness echoing. So पोइट क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा था, तो मेरे जो घर वाले थे वो मुझे कभी भी रोक नहीं पाते थे इन कुओं के नज़दीक जाने से, या जो वहाँ पे ओल्ड पंप्स थे, या जो बाल्टी रखी हुई थी, या जो रस्सी उसके साथ बांधी हुई होती थी, मतलब मुझे इनके साथ काफ़ी अट्रैक्शन थी, मैं इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता था और मैं यूजुअली वहाँ जाया करता था और मेरे घर वाले मुझे रोक नहीं पाते थे। ये कहता था कि मुझे जो कुएं के अंदर देखना, फिर वो जो अंधेरा होता है अंदर, वो देखना, या मुझे लगता था कि जैसे स्काई जो है, जो स्काई का रिफ्लेक्शन है वो कुएं में पड़ता था, मुझे ऐसा लगता था कि जो स्काई है वो कुएं के अंदर फंस गया है, ट्रैप हो गया है। या जो स्मेल थी वाटर वीड्स की, जो मतलब कुएं में जो हर्ब्स होते हैं, वाटर वीड्स या फंगस या मॉसेस, इनकी जो स्मेल थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो सेकंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि एक हमारे मतलब घर के पीछे एक था जो मतलब पक्की ईंटों का बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक रॉटेड, एक मतलब कहते हैं कि एक पूरा एक सड़ा हुआ एक बोर्ड जैसा था, उसके ऊपर रखा हुआ था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब बाल्टीन जो है वो ज़ोर से जाके कहाँ नीचे पानी से टकराती थी, और जब हम रस्सी पूरी तरह से खोल देते थे तो बाल्टीन एकदम से नीचे गायब हो जाती थी, वो नज़र नहीं आती थी, और वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नज़र, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा होता था तो पानी के अंदर अब कोई भी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती थी। तीसरे स्टेंजा में
पॉइंट कहते हैं कि एक और कुआं था जो थोड़ा शैलो था, जो उतना गहरा नहीं था, और वो किसका बना हुआ था, स्टोन्स का बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। ये ऐसा लगता था एक एक्वेरियम है, काफ़ी शैलो, मतलब इसमें सब कुछ नज़र आता था और ये उतना गहरा नहीं था, तो ये एक एक्वेरियम की तरह मुझे लगता था। और जब हम इसमें से बाल्टी को वापस खींचते थे, बकेट को वापस खींचते थे रोप से, तो इसमें कुछ सॉफ्ट हर्ब्स जो घास है वो इसमें मतलब बाल्टी में नज़र आ जाती थी, ऊपर वो भी इसके साथ आ जाते थे, और इसमें साफ साफ मेरा चेहरा क्लियर वाइट कलर का बॉटम में नज़र आता था। तो फोर्थ स्टेंजा में जो पॉइंट है वो कहते हैं कि और भी कुएं थे जहाँ पे अगर मैं मतलब कुछ बोलता या चिल्लाता या कोई भी आवाज़ देता तो वहाँ से उसकी जो मतलब इको है वो वापस आती थी, आवाज़ वापस आती थी, और उस आवाज़ के साथ कुछ एक हल्का सा म्यूज़िक भी मुझे सुनाई देता था। तो कुछ ऐसे थे जहाँ पे बहुत डरावनी सी चीज़ें नज़र आती थी, मतलब कुछ ऐसे कुएँ भी थे। और एक कुआं तो ऐसे था, मतलब मुझे लगा एक चूहा मेरे सामने से ऐसे गुजर गया, उसकी रिफ्लेक्शन गुजर गई मेरे सामने से, मतलब अजीब सा लगता था। कुछ कुएं ऐसे डरावने भी थे। तो लास्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं नार्सिसस जो है वो एक ग्रीक मिथोलॉजी है, जिसके मुताबिक मतलब एक हैंडसम यंग एक यूथ एक आदमी था जो मतलब कुएं के सामने जाता है और मतलब पानी के सामने जाता है और वो अपनी रिफ्लेक्शन देख के उसमें खो जाता है। मतलब वो बहुत ही मतलब उसको देखता रह जाता है, मतलब पूरी तरह से फैसिनेट हो जाता है, मतलब देखता है कि उसकी शक्ल जब उसको नज़र आती है तो वो देखता रह जाता है घंटों, मतलब उधर ही देखता रहता है पानी में अपनी मतलब शक्ल को। तो ये लगता है कि ये कहता है कि जब मैं मतलब कुएं में देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं नार्सिसिस की तरह बिहेव कर रहा हूँ, मैं भी इसमें अपनी शक्ल घंटों तक देखता रहता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या ये है मतलब एक मैच्योर इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, एक बच्चा ही ऐसा कर सकता है, सीधी सी बात है। जो मैच्योर होगा वो ऐसा तो नहीं कर सकता था, तो ये उस वक्त बच्चा था। तो ये कहता है कि आज मुझे ये सब मतलब पता चल रहा है कि मैं किस तरह से घंटों उसमें अपनी शक्ल देखता रहता था, क्योंकि अगर मैं तब मैच्योर होता तो मैं ये सब नहीं करता। तो आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं उस वक्त मैच्योर नहीं था, मैं मतलब काफ़ी बचपना मेरे अंदर भरा हुआ था। तो अब इस पोएम को अगर हम दूसरे नज़र से देखें, यहाँ पे इसका एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है कि जो वेल है, यहाँ पे जो वेल है, इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ, इंस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो जो पोइट है, ही डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड थ्रू मैनी थिंग्स, मतलब इसको लगता है कि चाइल्डहुड को ये बहुत सारी चीज़ों से डिस्क्राइब करता है कि क्या करता था ये चाइल्डहुड में। और जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ बकेट एंड द साउंड शोज दैट थिंग्स वुड बी लर्न हार्डली, ड्राइंग अप वेल शोज दैट ही हैज़ yet not seen anything. Poet's own reflection from the wells is like the Narcissus in the Greek mythology and the deep echo जो मतलब वहाँ से जो मतलब आवाज़ें आती हैं वापस, तो इससे ये बहुत कुछ सीखता है। मतलब ये जो वेल है ये एक सिंबल होता है लाइफ का, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मतलब अगर हम देखेंगे तो वेल लाइफ है और काफ़ी जो डीप होता है, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी डेप्थ होती है, मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। डार्कनेस होता है, रोशनी होती है, हर एक चीज़ होती है। जैसे कोई वेल काफ़ी डीप होता है, उसमें डार्कनेस होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ज़िंदगी काफ़ी शैलो सी लगती है, जहाँ पे हमें सब कुछ क्लियर नज़र आता है। तो यहाँ पे जो वेल्स है वो अलग अलग जो वेल्स है, तो अगर हम देखेंगे कि जो मतलब पॉइंट है ये हमें दिखाना चाहता है कि जो हमारे जो अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के, इसी तरह से इसने अलग अलग वेल्स के बारे में लिखा है। जहाँ पे एक वेल काफ़ी डीप है, जहाँ पे हमें डेप्थ में सोचना पड़ता है लाइफ के बारे में। एक वेल है काफ़ी शैलो है, जहाँ पे हमें क्लियरली सब कुछ नज़र आ जाता है। एक वेल है जहाँ पे हमें घबराहट होती है, जहाँ पे हमें डर लगता है। और एक वेल ऐसा है जहाँ पे हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसके साथ कनेक्टेड है विथ लाइफ के इस पर्सनल हेलिकन के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।